वेव ऑप्टिक्स यानी कि तरंग प्रकाशिकी क्या होता है? तो देखो इसमें दो तरह की चीजें हमें पढ़ने को मिलेंगी। इससे पहले जो हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ा उसमें क्या क्या पढ़ा? परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। ये वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? व्यतिकरण और इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन के बारे में, व्यतिकरण और विवर्तन के बारे में। ठीक है, तो देखो व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस, तो इसका मतलब क्या है कि जब अब यहां पर दो तरंगों की बात करेंगे कि जो प्रकाश है वो प्रकाश भी भाई कुछ प्रकाश की घटनाओं को हम ऐसा मानते हैं कि जो प्रकाश है वो कैसा आ रहा है? तरंग के माध्यम से आ रहा है ना। तो जब दो प्रकाश की तरंगें एक समान आवृत्ति से क्या करती हैं? अध्यारोपित होती हैं। अध्यारोपित का मतलब अगर दो प्रकाश की तरंगें एक समान आवृत्ति में किसी से मिलती हैं तो हम कहते हैं वहां पर क्या हो रहा है? व्यतिकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? व्यतिकरण हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रकाश की तरंग आ रही है कुछ इस फॉर्म में आ रही है ऐसे, ठीक है। अब ये जो तरंग आ रही है कुछ इस तरीके से, अब ये देखो यहां से अगर ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मैंने कहा ये क्या है? A1, ठीक है। ये जो हाईएस्ट पीक डिस्टेंस होती है ये क्या है? A1 है। ये अगर प्लस है ये माइनस है। तो मैंने कहा एक प्रकाश की तरंग ऐसे आ रही है, ये A1 क्या है? ये इसका आयाम है यानी कि एम्पलीट्यूड है। एक और प्रकाश की किरण है वो भी कुछ ऐसे ही आ रही है, ठीक है। ये प्लस है ये माइनस है और इसका जो आयाम है वो A2 है। तो देखो इसका मतलब है कि जब ये दोनों को हम एक दूसरे से जोड़ दे रहे हैं, ये एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही है, मिल रही है, तो ये A1 और प्लस का प्लस के साथ अगर मिलेगा तो एक फाइनल तरंग बन जाएगी। और वो जो जब व्यतिकरण होने के बाद, इंटरफेरेंस होने के बाद एक जो फाइनल तरंग बनेगी वो कुछ ये दोनों आपस में मिल जाएंगी, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसका A1 था इसका A2 था, तो नई प्रकाश की तरंग आफ्टर अध्यारोपित इज इक्वल टू ये आएगी, जिसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? A1 प्लस A2। सिंपल सी कहानी है ना, कि अगर प्लस को प्लस के सामने में अध्यारोपित हो रहा है, मतलब ये ऊपर का ऊपर मिल रहा है नीचे का नीचे मिल रहा है, तो जो सिंपल है, जो इंटरफेरेंस होने के बाद, व्यतिकरण होने के बाद, अध्यारोपित होने के बाद जो आयाम मिलेगा, इसका A1 था इसका A2 था, इसके बाद आयाम क्या मिलेगा? A1 प्लस A2। और ये जो फाइनल तरंग आई है, इस तरंग को हम बोलते हैं, ये इसकी फाइनल तरंग है, यानी कि इसको परिणामी तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिणामी तरंग। और इस परिणामी तरंग में जो तीव्रता होती है, याद रखना, जो तीव्रता होती है वो अधिकतम होती है ना, अधिकतम होती है। इस केस में तीव्रता अधिकतम होती है, जिसको हम बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। अभी सब इसकी बात करेंगे, मैथमेटिकल बात करेंगे, अभी हम जनरल बात कर रहे हैं कि इसको बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। जब भी इस तरह का केस बने, आयाम डायरेक्टली आपको जुड़ता हुआ दिखे A1 प्लस A2, तो वहां पर तीव्रता अधिकतम होती है। व्यतिकरण कैसा होता है? संपोषी व्यतिकरण होता है, ठीक है, परिणामी तरंग का। लेकिन अगर इसी का दूसरा केस अगर मैं बात करूं, एक तरंग ऐसी थी, इसको रफ करते हैं, दूसरी तरंग कुछ इस फॉर्म में आ जाए, कुछ इस फॉर्म में, ये ऐसे, ठीक है। अगर इसका आयाम A1 था, इसका आयाम A2 है, ठीक है। अब ये माइनस है ये प्लस है, तो अगर अब इन दोनों का हम एक परिणामी तरंग निकाल रहे हैं तो इसकी परिणामी तरंग क्या आएगी भाई? इस प्लस वाले से ये वाला माइनस होगा, ये जब इसके ऊपर सुपर इंपोज तो हो नहीं पाएगा, तो ये अलग है, ये ऊपर है, प्लस से माइनस वाला जाकर के मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, कुछ ऐसे आएगी। तो इसका जो परिणामी तरंग आएगी वो निकल के क्या आएगी? A1 माइनस A2। इसका जो आयाम होगा वो A1 माइनस A2 आएगा। इसका A1 था इसका A2 था, और ये जब अध्यारोपित हो रही है तो हमें एक फाइनल तरंग मिल रही है, उसका आयाम क्या निकल के जा रहा है? A1 माइनस A2। ऐसे केस में जो तीव्रता होती है वो क्या होगी? न्यूनतम होगी। तीव्रता होगी वो क्या होगी? न्यूनतम होगी, है ना। और जो व्यतिकरण होगा, ऐसे केस के व्यतिकरण को हम बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। तो देखो दो तरह से व्यतिकरण है, इतनी बात समझ आती है ना। उसको बोलते थे संपोषी व्यतिकरण, जब डायरेक्टली उनके एम्पलीट्यूड ऐड हो जा रहे थे, प्लस से प्लस वाली तरंगों को देख करके समझ में आ रहा है प्लस से प्लस वाली मिल रही है या माइनस से माइनस वाली, ठीक है। ठीक, प्रकाश की अधिकतम, विनाशी व्यतिकरण और संपोषी व्यतिकरण समझ में आया, ठीक है। अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता कहां पे होती है, बात समझ में आई।
अब देखो इसी चीज को हम थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं, ठीक है। इसी बात को थोड़ा मैथमेटिकली अगर हम बात करें, है ना, इसी चीज का अगर हम गणितीय विश्लेषण करें, थोड़ा सा मैथ से बात करें। अब देखो इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा, वरना बहुत तेजी से बाउंस मारेगा। गणितीय विश्लेषण की बात करें, जो मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, है ना। जहां पर कुछ चीजें हैं मैं लिख दे रहा हूं एक बार, बार बार नहीं लिखूंगा। a1 क्या है? आयाम है। ओमेगा क्या है? उसकी कोणीय आवृत्ति है। और t क्या है? टाइम है। t क्या है? टाइम है। और ये पूरा जो साइन के साथ ओमेगा टी पूरा लिखा हुआ है, इसको हम कला बोलते हैं, यानी कि ये फेज है। कला यानी कि फेज। इतनी चीजें हैं। अच्छा, दूसरी मैंने, क्योंकि हम दो परिणामी तरंगे हम कैसे बनाते हैं? जब दो तरंगों को आपस में जोड़ते हैं। एक तरंग की इक्वेशन क्या थी? a1 साइन ओमेगा टी। एक दूसरी तरंग लिया, उसकी इक्वेशन क्या है? a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देखना, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये दूसरी है, जिसके लिए ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है? ये कला है। a2 क्या है? आयाम है। अच्छा, एक बात आप पूछ सकते थे, साइन ही क्यों, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो मैंने तरंग ली थी कुछ इस तरीके की ली थी, और आपको ये पता होगा कि जो ग्राफ आता है जनरल ग्राफ किसका होता है? साइन का, है ना। तो साइन का ग्राफ है, इसलिए जो भी हम इक्वेशन ले रहे हैं वो साइन में ले रहे हैं, और तरंगों को हम कुछ इसी फॉर्म में ही लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फाई क्या है ना। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ ओमेगा टी है, यहाँ फाई है। इस फाई को हम बोलते हैं दोनों तरंगों के बीच का कालांतर, है ना। कला में ये जो कला है, इसके इनके कला में जो अंतर आया है, यानी कि अगर इसकी कला से इसकी कला को माइनस कर दोगे तो क्या निकल के आएगी? फाई तो आएगा। फाई क्या है? इसका कालांतर है। फाई को कालांतर बोलते हैं, लिख लेना। दोनों तरंगों के बीच का फेज डिफरेंस, इनके बीच फेज में जो अंतर आ रहा है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? कालांतर। कालांतर को मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, फेज डिफरेंस। फेज क्या है? कला के बीच में जो डिफरेंस है, उसको क्या बोलते हैं? कालांतर। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, इनकी परिणामी तरंग बनाए। दो तरंगे थी, दोनों तरंगों को अभी थोड़ी देर पहले हम समझ रहे थे, एक ये, और दोनों को जब मैंने ऐड किया तो एक परिणामी तरंग कुछ ऐसे आई। अब मुझे वही चीज इक्वेशन के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म से हमने समझी थी। अब ये जो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम एक फाइनल तरंग बनाए, परिणामी तरंग की बात करें, तो जरा बताना परिणामी तरंग कैसी आएगी? तो यानी कि इन दोनों इक्वेशन को हमें जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को अध्यारोपित करेंगे, यानी कि y बराबर, एक फाइनल तरंग है, y बराबर क्या करेंगे? y1 प्लस y2 को ऐड कर देंगे। देखो, अगर सुन लोगे तो एक ही बार में क्लियर होगा, कुछ अलग नहीं, बस थोड़ी बहुत चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। y बराबर y1 प्लस y2, जैसे मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या आया? y बराबर, y1 की जगह क्या था? a1 साइन ओमेगा टी। y2 की जगह क्या था? a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यही तो था। थोड़ा सा और इसको मैथ के फॉर्मूले लगा करके थोड़ा सा और सॉल्व करें। a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2। अच्छा, यहां पर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर लगा दिया तो क्या हो जाएगा? a2 साइन a कॉस बी। फॉर्मूला क्या होता है? साइन a कॉस बी प्लस a2 भी अंदर जाएगा, कॉस ए साइन बी, यानी कि कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। मैंने कुछ किया नहीं है, बस साइन ए प्लस बी का अंदर फॉर्मूला लगाया। जैसे ये आ गया, ठीक है, जैसे ये आया तो यहां से अगर हम देखो तो ओमेगा टी कॉमन ले सकते हैं। ये a1 वाला यहां से साइन ओमेगा टी और यहां से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लें, तो इसको ऐसे लिखें थोड़ा सा, a1 साइन ओमेगा टी कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा a1 प्लस a2 कॉस फाइव साइन ओमेगा टी प्लस a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। यहां तक बात क्लियर है? a1 प्लस a2 कॉस फाइव साइन ओमेगा टी प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। देखो, अगर यहां तक क्लियर है तो ये परिणामी तरंग आ चुकी है,
ठीक है। अब इसी परिणामी तरंग को अगर मैं थोड़ा सा और डिफाइन करूं तो कुछ मान ले, देखो ऊपर वाला रब कर देना, ऊपर वाला रब कर दे। देखो तो हमारा ये अभी इक्वेशन आ चुकी है। यहां पर हम कुछ मान लेते हैं कि ये जो A1 है, ठीक है, लेट माना ये A1 प्लस A2 cos फाई को हम मान ले रहे हैं कि इसको हम बोल दे रहे हैं कि ये क्या है, R cos थीटा, समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। ये जो दूसरा है A2 ये साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को छोड़ दो, A2 साइन फाई, A2 साइन फाई, ठीक है, A2 साइन फाई, इसको मान लेते हैं R साइन थीटा, इसको मान लेते हैं R साइन थीटा, ठीक है। जैसे इसको R साइन थीटा माना तो ये दोनों वैल्यू उठा करके इस वाली इक्वेशन में जरा पुट करते हैं, तो y बराबर यहां पर जब इसकी जगह रखा R cos थीटा, R cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन फाई की जगह क्या रखा, R साइन थीटा cos ओमेगा टी। अब एक बात बताना, ये क्या यहां से R दोनों से कॉमन आ जाएगा, R कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, cos थीटा साइन ओमेगा टी साइन थीटा cos ओमेगा टी। यहां पर जरा अगर R कॉमन लिया तो देखो अंदर एक फॉर्मूला बन जाता है, अगर आपको याद आ रहा हो, cos A sin B या sin A cos B प्लस cos A sin B। फॉर्मूला किसका बन रहा है, sin A प्लस B का बन रहा है, यानी कि पूरा बन जाएगा sin A की जगह ओमेगा टी sin A cos B, यानी कि प्लस थीटा sin A प्लस B का फॉर्मूला तो लिखा है। अगर R मैंने कॉमन ले लिया, R कॉमन ले लिया तो ये जो आ गई फाइनल Y आ गई, और Y को ही तो हम बोल रहे थे परिणामी तरंग, y को ही तो बोला था परिणामी तरंग, यानी परिणामी तरंग की जो इक्वेशन आई वो क्या निकल करके आ गई, R साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। उस परिणामी तरंग के लिए ओमेगा टी प्लस थीटा क्या है, ये कला है, ये फेज है। R क्या है, उस तरंग के लिए आयाम है, R क्या है, उस परिणामी तरंग के लिए, ये परिणामी तरंग की इक्वेशन है ना। R क्या है, उस परिणामी तरंग के लिए आयाम है, ओमेगा टी प्लस थीटा क्या है, उस परिणामी तरंग के लिए कला है। जो हमारी तरंगे हमने कौन सी ली थी, y इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस Y2 इज इक्वल टू क्या लिया था, A2 प्लस साइन ओमेगा टी प्लस फाई, है ना। तो ये आ गई परिणामी तरंग। अच्छा अब एक चीज और, अब इसी परिणामी तरंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो समीकरण 1 और 2 मैंने माने थे, है ना, क्या कर रहा हूं, समीकरण 1 और जो 2 माने थे, मैं क्या कर रहा हूं, 1 व 2 का वर्ग करके स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं। जोड़ने पर जैसे इक्वेशन फर्स्ट और 2 का स्क्वायर करके जरा ऐड कर दें, इसका स्क्वायर करते हैं और इनको ऐड करते हैं, तो जरा बताना मेरा मतलब क्या है, A1 प्लस A2 cos फाई, यही तो था, इसका स्क्वायर किया प्लस नीचे वाले समीकरण 2 का स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, साइन फाई इसका स्क्वायर किया, और अगर उधर जोड़ रहे हैं तो जोड़ क्या रहे हैं, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैंने कुछ किया नहीं, मैंने लिख दिया है समीकरण 1 व 2 का स्क्वायर करके यानी कि वर्ग करके जोड़ रहे हैं। देखो मुझे निकालना क्या है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जैसे तो इसका इधर का स्क्वायर, लेफ्ट का लेफ्ट साइड स्क्वायर करके ऐड कर दिया, राइट का राइट साइड स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो जरा मैंने इसका स्क्वायर खोलता हूं, तो मैं थोड़ा सा 1-2 स्टेप क्रॉस करके डायरेक्ट करूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो क्या आएगा, देखना जरा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई आ जाएगा प्लस 2a1 a2, हाँ तो इसका स्क्वायर किया तो आएगा 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। यहां पर जरा आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर आर स्क्वायर कॉमन लोगे, लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस ये, और उसकी वैल्यू होती है 1। सेम कहानी मैं यहां पर थोड़ा सा लिख रहा हूं, देखो a1 स्क्वायर, ये a2 स्क्वायर, ये a2 स्क्वायर से अगर कॉमन ले लूं,
ये अगर कॉमन ले लूं तो a2 स्क्वायर कॉमन आएगा, यहां से cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1। क्या बचेगा 2a1 a2 cos फाइव इज इक्वल टू r स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू r स्क्वायर। यानी अगर r की वैल्यू की बात करें, r कितना आ जाएगा, आ जाए तो r कितना आ जाएगा, r लगाओगे तो यहां पे आ जाएगा रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। ये तो r की वैल्यू आई, है ना। अब ये r की वैल्यू आ चुकी है, ये हमारी परिणामी तरंग का आयाम है। r ही तो वहां पे आयाम था परिणामी तरंग का, तो परिणामी तरंग का जो आयाम आया है वो क्या है, ये वैल्यू निकल के आई है। अब इस वैल्यू में मैं एक चीज दिखाता हूं। अब देखें क्या हो रहा है। अगर मैं कह रहा हूं कि परिणामी तरंग न्यूनतम की बात कर रहा है, यानी कि विनाशी की बात कर रहा है, दो केस बता रहा हूं, एक विनाशी कब होगा और संपोषी, दोनों केस। विनाशी और संपोषी के लिए क्या क्या होता है। अगर विनाशी व्यतिकरण है यानी कि आवृत्ति न्यूनतम है ना, आवृत्ति विनाशी के लिए न्यूनतम होती है, संपोषी के लिए अधिकतम होती है। तो मैं कह रहा हूं अगर न्यूनतम के लिए बात करें तो एक बात बताना, अच्छा क्या बदलेगा, a1 a2 बदल सकता है क्या, नहीं, ये तो फिक्स है। बदल क्या सकता है, एंगल फाई बदल सकता है। फाई अगर न्यूनतम कब होगा, फाई की वैल्यू cos के लिए अगर फाई की बात करें तो cos फाई न्यूनतम कब होता है। मैंने कहा cos और साइन की खासियत यह है कि ये -1 से +1 इनकी रेंज होती है, यानी कि न्यूनतम होता है -1 के लिए, अधिकतम होता है 1 के लिए। तो इसका मतलब है कि cos फाई की वैल्यू जब -1 होगा तभी ये क्या होगा, न्यूनतम होगा, तभी ये क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण की बात करेगा, तभी ये विनाशी व्यतिकरण की बात करेगा जब cos फाई की वैल्यू क्या होगी, -1। अब बताना जरा cos फाई -1 कब होता है, cos फाई -1 कब होता है, जब फाई हमारा क्या हो, पाई हो, पाई पर होता है 0 पे 1 होता है, पाई पे -1 होता है, ऐसे 3 पाई पे -1, 5 पाई पे -1, यानी कि आपको एक ऑर्डर समझ में आ रहा है ना। और नंबर ऑफ पाई पे cos हमेशा कैसी वैल्यू देता है, -1। तो अगर मैं एक जर्नल की बात करूं तो 2n-1 पाई, जहां n क्या हो सकता है, 1 से ले 2 3 कुछ भी, 2n-1 पाई के लिए ये हमेशा कैसा देगा, -1 देगा। कैसा देगा, -1। तो एक बात बताना, अगर ये -1 वैल्यू देगा तो जरा मैं वहां पे ये वैल्यू पुट कर दूं, r a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई की जगह जब -1 डालोगे इन सभी वैल्यू के लिए तो -1 बाहर माइनस आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अंदर बन जाएगा रूट का a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। यहां से क्या निकल के आएगा, a1 माइनस a2। r देखो a1 माइनस a2 आया, और जब मैंने आपको डायग्राम से ये बात बता रहा था विनाशी के लिए क्या निकल के आया था, a1 माइनस a2। संपोषी के लिए बात करें तो यहां पर अधिकतम तीव्रता होती है, यहां पर cos फाई कितना होगा, प्लस का 1। फाई प्लस का 1 कब होता है, जब फाई कैसा हो, फाई की वैल्यू हो 0 या 2 पाई या 4 पाई, यानी कि एक बात समझ में आ रहा हो कि इवन नंबर ऑफ पाई, इवन नंबर ऑफ पाई 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, उन पे cos फाई की वैल्यू का मान 1 होता है, यानी कि तब क्या देता है, अधिकतम वैल्यू देता है। तो अगर मैं 2n पाई यहां पर cos फाई की वैल्यू 1 ले लूं तो ये r हमारा क्या हो जाएगा, ये रहेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, cos फाई की वैल्यू 1, और ये बनता है अंदर a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, बाहर आएगा तो क्या आएगा, a1 प्लस a2। और जब स्टार्ट करो, जब मैंने ये स्टार्टिंग में बात करी थी तो कहा था a1 माइनस a2 क्या है, न्यूनतम की बात करता है, वहां पर विनाशी व्यतिकरण होता है, डायग्राम से बताया था ना। और a1 प्लस a2 देखो वही चीज गणित से निकल के आ गई, मैथमेटिकल बात करी तो वही चीज निकल के आ गई कि जो परिणामी तरंग होती है अगर वो विनाशी व्यतिकरण की बात करेगा तो a1 माइनस a2 आता है, तो संपोषी व्यतिकरण की बात हो रहा होगा तो a1 प्लस a2 आता है। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है।